और उसके बाद फर्स्ट मैंने सारा कुछ आपको इसका बेसिक समझा दिया है। अब इसका सेकंड पॉइंट की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें क्या चीज़ कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम मालूम करना चाहें, यानी ये पूरा प्रोसेस किस लिए होता है, एक स्पेक्ट्रम मालूम करने के लिए होता है, ठीक है। तो केमिस्ट पहले क्या करते हैं, अगर किसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम मालूम करना चाहे तो उसके लिए वो क्या काम करते हैं कि सबसे पहले दो किस्म के इंटरफेरोग्राम लिए जाते हैं इस प्रोसेस में। इंटरफेरोग्राम ऑफ द बैकग्राउंड एक पहले ये लिया जाता है, फिर इंटरफेरोग्राम ऑफ द सैंपल वो लिया जाता है। बैकग्राउंड का पहले क्यों लिया जाता है, क्योंकि मे भी शायद हमारे पास बैकग्राउंड में कुछ ऐसे अमाउंट के इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस मौजूद हों, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत से ऐसे वाटर वेपर्स। तो वो क्या काम करता है कि इंटरफेरोग्राम ऑफ द बैकग्राउंड ले लेता है। फिर वो इंटरफेरोग्राम तो ह्यूमन रीड नहीं कर सकता, इंस्ट्रूमेंट के पास फॉरियर ट्रांसफॉर्म होता है, और वो फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन क्या होता है कि वो हमारे पास इंटरफेरोग्राम ऑफ द बैकग्राउंड रीड कर ले और एक स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर दे, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है कि केमिस्ट क्या काम करता है, इंटरफेरोग्राम ऑफ द बैकग्राउंड तो ले लिया, सेकेंड स्टेप में केमिस्ट क्या काम करता है कि सैंपल लेता है, बीम्स को बम्बार्ड करता है सैंपल पे, हमारे पास इंटरफेरोग्राम आ जाता है, और वो इंटरफेरोग्राम पर हम ह्यूमन तो नहीं रीड कर सकते, वो इंटरफेरोग्राम पर फॉरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू एक स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करते हैं, और फिर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या काम करता है, सेपरेट आउट कर लेता है द इंटरफेरोग्राम और द स्पेक्ट्रम ऑफ द बैकग्राउंड फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल। तो इस सैंपल से वो बैकग्राउंड की जितनी भी स्पेक्ट्रम्स हैं उसको कैंसिल आउट कर देता है, और हमारे पास प्योर स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल एनालाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा सारा प्रोसेस इसका, और इसके जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं आई एम गोना शेयर इट विद यू। ओके, वेट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड में मेरे पास इसकी नेमिंग आ जाती है। मॉडर्न इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसको कहते हैं, या मॉडर्न इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी हम इसको कहते हैं। मैंने आपको बताया कि इंफ्रारेड इंटरफेरोग्राम जो है तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिग्नल होते हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट वेव्स होते हैं जिनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है जो आगे जाके स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है। इंटरफेरोग्राम इज द कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स, इट्स अ वेव लाइक कंटेनिंग ऑल द frequencies that make up the spectrum. Interferogram is the plot of intensities versus time. इसका जो प्लॉट होता है, इसका प्लॉट हमारे पास इंटेंसिटी वर्सेस टाइम होता है, इसलिए हम इसको टाइम डोमेन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। नेमिंग आ गई, देन इंटरफेरोग्राम आ गया, देन इसका प्लॉट आ गया, ठीक है। ये 3 हेडिंग्स हो गई। जब हमारे पास इंटरफेरोग्राम आ जाता है, फिर इसको रीड करने के लिए ह्यूमन इसको रीड नहीं कर सकता, इसको रीड करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या फंक्शन होता है कि वो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल है इसमें से एक स्पेसिफिक सिग्नल स्पेक्ट्रम जो हमें चाहिए होता है वो उसको सेपरेट आउट कर लेता है। तो देखिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट सेपरेट और आइसोलेट द इंडिविजुअल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स सिग्नल। इंटरफेरोग्राम क्या चीज़ होती है, द स्पेक्ट्रम इज आइडेंटिकल टू, अच्छा ये स्पेक्ट्रम जो है जो हम लोगों ने ऑब्टेन किया है फॉरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू, ये बिल्कुल हमारे पास डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की तरह होते हैं। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नॉन एज फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम स्पेक्ट्रोमीट्री, जिसको हम क्या कहते हैं, FTIR। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग आ जाती है, फिर हम किस चीज़ को डिफाइन करेंगे, इंटरफेरोग्राम की ये क्या चीज़ है। इंटरफेरोग्राम को हम किस चीज़ के थ्रू रीड करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या काम करता है, इसको रीड कर देता है, और जो स्पेसिफिक सिग्नल हमें चाहिए, जो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए, वो इसको इससे कॉम्प्लेक्स सिग्नल से सेपरेट आउट कर सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास इनकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में बताया कि ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि ये दोनों हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू सिमिलैरिटी शो करते हैं। अगर मैं डिस्पर्सिव और फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेरे पास ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ग्रेटर स्पीड है, इसकी ग्रेटर सेंसिटिविटी होती है, और इसके अलावा हम किसी भी सैंपल की बार बार या डजन्स ऑफ इंटरफेरोग्राम्स कलेक्ट कर सकते हैं, और वो मेमोरी, वो जो डेटा है वो हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास इंटरफेरोमेट्री आ जाता है, और इसमें हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो सोर्स होता है जहाँ से एनर्जी या जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है इमिट आउट होती है। फिर वो जो एनर्जी है वो फिर बीम स्प्लिटर की तरफ जाती है। यहाँ पे देखिए बीम स्प्लिटर की तरफ जाती है वो एनर्जी, और बीम स्प्लिटर जो है तो ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल होता है, मिरर प्लेस 45 डिग्री फ्रॉम। यहाँ से हमारे पास दो किस्म की रेडिएशंस इमिट होती हैं। एक वो रेडिएशंस दैट्स नॉट, यहाँ से हमारे पास रेडिएशन ना सिर्फ पास होती हैं बल्कि स्प्लिट हो जाती हैं इनटू टू। वन इज़ मूविंग टूवर्ड्स द मूविंग मिरर एंड द अदर इज़ मूविंग टूवर्ड्स द फिक्स मिरर। ये सारी बातें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे नोट्स शेयर कर रही हूँ जस्ट। वन बीम मूव स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, ऑल्सो नॉन एज अनडिफ्लेक्टेड बीम्स मूव स्ट्रेट टूवर्ड्स द मिरर, ऑल्सो नॉन एज द मूविंग मिरर। और इसका फंक्शन क्या होता है मूविंग मिरर का, कि ये हमारे पास पाथ लेंथ चेंज करती है, और इसकी वजह से हमारे पास इंटरफेरेंस कॉज होती है। दो तरह की इंटरफेरेंस कॉज होती है, या कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। अदर बीम जो है वो हमारे पास 90 डिग्री के एंगल में डिफ्लेक्शन शो करती है, और that beam moving straight towards that beam is basically perpendicular to the first one and moving straight towards the fixed mirror, and it is also known as a stationary mirror. Both these beams come back to the point which is known as, ये दोनों beams अपने point पे वापस आती हैं जिसको हम beam splitter कहते हैं। यहाँ पर आके दो किस्म के काम होंगे, या इंटरफेरेंस की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। Either constructive interference when the crust and trough added, इसका जो पाथ डिफरेंस है वो है n लैम्डा, और इसकी जो एम्पलीट्यूड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव ही हमारे पास आगे सिग्नल दे सकते हैं। एंड इट विल गिव द सिग्नल। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करूँ तो इसमें क्रस्ट एंड क्रस्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ट्रफ्ट एंड ट्रफ्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो इसकी वजह से इसका जो पाथ लेंथ है वो एन लैम्डा बाई 2 होता है, और इसकी एम्पलीट्यूड इतनी हाई नहीं होती, और ना ही ये सिग्नल प्रोवाइड करता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमारे पास जो दो बीम्स आपस में कंबाइन होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसको हम इंटरफेरोग्राम कहते हैं। इंटरफेरोग्राम हमारे पास कम्प्लेक्स सिग्नल होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट वेव्स होती हैं ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, और वही फ्रिक्वेंसीज आगे जाके फॉरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू हमारे पास स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करती हैं। इंटरफेरोग्राम कंटेनिंग ऑल द एनर्जीज, और इसमें हमारे पास हर एक एनर्जी मौजूद होती है कमिंग आउट ऑफ द सोर्स, एंड वेवलेंथ भी होती है ऑफ वाइड रेंज। इंटरफेरोग्राम जो है तो ये हमारे पास, फिर हम इसको ओरिएंट करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से इंटरफेरोग्राम बन गया था उसको हम ओरिएंट करते हैं टुवर्ड्स द सैम्पल। वो सैम्पल पे हम इसको बम्बार्ड करते हैं, एंड द सैम्पल absorb all the wavelength containing by the interferogram और बाय द सोर्स। सैम्पल क्या काम करेगा कि वो वेव मतलब जो वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन ये शो करेगा उस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ पर आगे जाके मेरे पास मॉडिफाइड इंटरफेरोग्राम बन जाएगा। मॉडिफाइड इंटरफेरोग्राम फिर आगे जाके डिटेक्टर की तरफ जाएगा। तो देखिए द मॉडिफाइड इंटरफेरोग्राम इज देन जनरेटेड कंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट हाउ मच वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब बाय द सैम्पल, एंड देन इट्स मूव टुवर्ड्स द डिटेक्टर। द डिटेक्टर देन मॉडिफाइड द इंटरफेरोग्राम, वो डिटेक्टर क्या काम करेगा, वो मॉडिफाइड इंटरफेरोग्राम को डिटेक्ट करेगा और उसको कंप्यूटर की तरफ भेजेगा, और कंप्यूटर फिर क्या काम करेगा, कंपेयर करेगा इस वाले इंटरफेरोग्राम को और मॉडिफाइड इंटरफेरोग्राम को, और हमारे पास एक फाइनल इंटरफेरोग्राम बनेगा। उस फाइनल इंटरफेरोग्राम को ह्यूमन रीड नहीं कर सकते, उसको रीड करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में एक अपना डिवाइस होता है जिसको हम फॉरियर ट्रांसफॉर्म